हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद। आपका स्वागत है अदीब साहब। शुक्रिया। बड़े गौर से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को, तो आपको क्या लगता है, सीएम योगी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं या पीएम मोदी और अमित शाह के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं? देखिए, अब दोनों में लड़ाई ये है कि बड़ा लीडर कौन है। योगी साहब को अपनी सीट खतरे में लगती हुई, तो अब वो और बड़े हिंदू बनने के लिए उन्होंने कावड़ के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया कि यहाँ से जाएंगे तो मुसलमान अपनी दुकानें बंद करें या नाम डालें, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बड़े हिंदू हैं। अभी तक जो ये मोदी साहब अवतार तक बन गए और भगवान का हिस्सा बन गए, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ हिंदू जो थी वो इनको समझ चुकी थी। अब इस इलेक्शन में जो सबसे अहम रोल अदा किया वो यूपी के 20% मुसलमानों ने अपने वोट को मुंतशिर नहीं होने दिया और उसकी वजह से इनको सेटबैक हुआ है। यहाँ तक कि अयोध्या में भी 4 लाख कुछ हज़ार कुर्मी वोट था जो कैंडिडेट था, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि 4,70,000 मुसलमान वोट भी था जिसने 90% वोट डाला। दूसरी ये है कि मोदी साहब अपनी गलतियों का कीड़ा जो है वो योगी पे डालना चाहते हैं, लेकिन योगी ने अपने को बचाने के लिए अब वो और तरीके के इल्ज़ामात लाएंगे। इस मुल्क में मुसलमानों के साथ अब आगे क्या होने वाला है, ये एक सोचने की बात है। अगर इंडिया अलायंस के लोग अभी भी चुप रहे और सड़कों पे नहीं आए और हमारे लिए नहीं बोले, तो वो अपनी भी कब्र खोदेंगे और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को भी तबाह हो जाएगा। हम लोग तो इसी कोशिश में हैं, बार बार इंडिया अलायंस के लोगों से कह रहे हैं कि अब आप खुल के आइए, आपको हमने कुव्वत दे दी है। और जब आप इलेक्शन लड़े कि हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमने पूरी तरीके से आपकी मदद करी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता है कि मुसलमानों के हुकूक उसको दिए जाएं। बिल्कुल, हमारे घर को बुलडोज करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खामोश रहेगा। तो ये बात भी अपोजिशन को समझनी चाहिए और अपोजिशन के लीडरों को समझनी चाहिए। नहीं तो अपोजिशन के लीडर्स तो बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है उस सिर्फ ट्वीट कर देने से या ऐसे बयान दे देने से काम नहीं चलेगा? मैंने आपसे कहा सड़कों पे आना चाहिए, बिल्कुल सड़कों पे आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को जितनी मजबूती से का साथ दिया अपोजिशन का, तो उनको ऐसे फैसलों पे, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो या यूपी में योगी का फैसला हो फल सब्जियों और दुकानों को लेकर के, कांवड़ियों को लेकर के, तो लोगों का कहना है कि अगर वो सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा, फिर हिंदू एकजुट हो जाएगा और मुसलमान एकजुट हो जाएगा, तो हालात खराब हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, ये एक धोखा चढ़ाया गया। मैं ये कहता हूं कि हिंदू सोसाइटी से कि अगर आप क्या सारे हिंदुओं को कम्युनल समझते हैं? हिंदू बाय नेचर सेकुलर है, उसने ये साबित किया इस बार भी, लेकिन ये एक धोखा चढ़ाया गया कि मुसलमान की मदद ना हो। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी मदद करें, मैं अपोजिशन से कहता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले बनते हैं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो हो रही हैं इस पर क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? इसलिए कि हम मुसलमान इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ भी हो रही है तो आपको बोलना चाहिए ना, ये आईन के ख़िलाफ़ है, ये हमारे जो संविधान है उसके खिलाफ है डिस्क्रिमिनेट करना। तो आप लोगों ने तो चुनाव में जी जान लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी कांग्रेस, सपा और ऐसी पार्टियों को जिताने के लिए। मुसलमानों ने जान इसलिए लगाई कि जब ये बात आई कि भाई अगर ये लोग आ गए तो ये संविधान को बदल देंगे। हमारा इस मुल्क से रिश्ता जो है संविधान से जुड़ा हुआ है। हमने अपने खून को इसीलिए बांटा था कि हम सांझी विरासत में रहना चाहते थे, उस संविधान में रहना चाहते थे जहाँ बराबरी का मौका ऐलान किया गया। जब वो ख़तरे में आया तो हमने अपनी बिरादरी, अपनी मसलक, अपनी सब चीज़ें छोड़ दी, इनको सपोर्ट किया। हम अब तवक्को करते हैं और इनसे मांग करते हैं
कि आप भी अब ये पोलराइजेशन के फ्रॉड में मत फंसिए। इसलिए ये बात साबित हो गई है कि बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की आज भी सेकुलर है। अगर सेकुलर ना होती तो ये 20% या 15% लोग 80% के बीच में कैसे रहते। तो ये खुद अपनी ही कौम को बदनाम कर रहे हैं। सामने आइए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वजह क्या है कि बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की, मुसलमानों की चुप्पी साधे हुए। अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, खुल के बोलिए। हालात मसलहत के हिसाब से कहते हैं कि हम चुप रहते हैं। जो लोग ये कहते हैं वो बुज़दिल लोग हैं, वो मुजरिम हैं इस मुल्क की तबाही के, वो ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क के मिजाज को बिगाड़ने के लिए। मुश्किल ये है कि इस वक्त जैसा आपने कहा, लड़ाई जो चल रही है वो मोदी और योगी के बीच में है, और योगी और मोदी के बीच में हमको पीसा जाएगा अगर अपोजिशन के लीडर सड़कों पे नहीं आते हैं। अफसोस है, लेकिन जैसा आपने कहा 4-5 महीने, ये जिस दिन ये 4 स्टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और झारखंड, अगर यहाँ भी ये हार गए तब इनकी दुकान बिल्कुल उठ जाएगी। और अगर वहाँ ये कामयाबी हासिल कर गए और 10 सीटों पे जो यूपी में इलेक्शन हो रहा है, ये भी बहुत अहम है। बाई इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन ये 10 सीटें हवा का रुख तय करेंगी और फिर ये आपस में ऐसी जंग होगी कि ये इनकी पूरी जमात सरकार चला पाएगी नहीं चला पाएगी, ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन हम यूपी पे अगर सिर्फ देखें तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये बात तो तय हो गई है कि मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो टकराव है, जो खाई बन गई है, वो अब किसी चुनाव से जीतने और हारने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो खाई बहुत गहरी हो गई है, ऐसा तो लग रहा है ना आपको भी? बिल्कुल हो गई है। और एक बात आप और समझ लें कि योगी आज से 10 साल पहले डिपेंडेंट था मोदी पे, आज डिपेंडेंट नहीं। आज बड़े हिंदुत्व के नेता उसकी हैसियत बढ़ गई है। मुख्तलिफ स्टेट में ये कहा जाता है कि भाई मोदी को, योगी को लाओ, उसके बुलडोज़र को लाओ, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, जहाँ पर भी हो, उसकी नकल की गई है। तो मोदी साहब को ये भी फिक्र है कि मेरे ऊपर कोई दूसरा आ गया है, उनको ये भी डर है कि कोई उनके बराबर पहुंच ना जाए। इसीलिए मोदी ने शुरू से ही, जब से उनका कैरियर है, उन्होंने अपने मुकाबिल को कभी ऊपर आने नहीं दिया। तो मोदी की सबसे बड़ी फिक्र ये है कि योगी किसी सूरत से यहाँ से हटाया जाए। लेकिन योगी बहुत आसान चीज़ नहीं है। जिस तरह से राजनाथ सिंह इन लोगों ने सरेंडर किया है, योगी नहीं करेगा, ऐसा हमारा ख्याल है। और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन के पहले योगी आदित्यनाथ को कहा गया था कि आप चुनाव लड़िए और केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन योगी ने इसको स्वीकार नहीं किया, ऐसी भी खबरें। जी, योगी के पास अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और योगी के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उसने कट्टर हिंदुओं को मुत्तहिद कर दिया है। वो ये समझते हैं कि योगी जो है वो हमारा बॉस है। बहुत सी आवाज़ें निकल रही हैं, बहुत जगह मैंने वीडियो देखे जहाँ नारे लगे हैं, मोदी नहीं योगी चाहिए। ये अलार्मिंग चीज़ है मोदी के लिए। इसीलिए मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त, अगर मुझे समझ में कोई आ रहा है, वो योगी ही है। लेकिन और अमित शाह के लिए भी योगी चुनौती है, क्योंकि अमित शाह भी तो एक सपना देख ही रहे होंगे कि मोदी के बाद वो पीएम बने। देखिए, अमित शाह तो मैं नहीं समझता कि मोदी की सरकार गिरने के बाद उनकी कोई भी हैसियत होगी, क्योंकि अमित शाह, लोग मोदी की वजह से अमित शाह को बर्दाश्त कर रहे हैं, और मोदी, योगी उसको, अमित शाह को इस्तेमाल करते हैं। तो सारा जो कचरा गिरेगा इस सरकार के गिरने के बाद, वो अमित शाह का ही होगा। मेरी अपनी। तो क्या ये सरकार, ऐसा कुछ हो सकता है कि 2 पार्टियों की जो बैसाखी है उसमें ये सरकार पहले भी गिर सकती है, साल 1.5 साल के अंदर में? ये 4 इलेक्शन के बाद ही फैसला हो जाएगा। अच्छा। देखिए, आज का लीडर जो है, चाहे वो नीतीश हो, चाहे नायडू हो, ये लीडर नहीं है, ये ट्रेडर्स हैं। ये ट्रेडर्स हैं। अगर अलायंस को 250 सीटें मिल गई होती तो ये इनके साथ आ जाती, सरकार बन जाती।
अभी अलायंस की 235 सीटें, इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि अगर हम इधर आ भी जाएं तब भी नहीं पूरे हो रहे हैं, तो वो उस तरफ इसलिए गए कि वहाँ जाएंगे तो हमें पैकेज मिल जाएगा। ये सरकार मैं नहीं समझता कि 6-7 महीने से ज़्यादा चल पाएगी। ये मेरी अपनी, यानी केंद्र सरकार के बारे में आप कह रहे हैं कि 6-7 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जिस तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो लगता नहीं उनको बैकअप मिल चुका है कि तुम भी तैयारी करो, एक ओबीसी को सीएम बनाया जाएगा तो हो सकता है वो सीएम बने? बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य खुद अपना इलेक्शन नहीं जीत सके, उनकी हैसियत क्या है? वो तो सब कुछ सेंटर से ही उनको कुव्वत मिल रही है, ये तो खुली हुई बात है। वो उनकी मीटिंगों में भी नहीं जा रहे हैं। केशव मौर्य जो है, योगी के साथ कम से कम ये है कि वो खुद अपनी सीट जीतता है हमेशा से, आसपास की 5-7 सीटें जीतता है, जो इस बार नहीं जीत पाया। लेकिन ये मौर्य जो हैं, ये तो खुद अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए। लेकिन मौर्य को इस वक्त पूरी कुव्वत सेंटर से मिली हुई है कि वो मोदी से मोर्चा लें और ये कह सकें कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी का ले आए, क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटी ने इस बार, पिछली बार जो वोट अब तक बीजेपी को दे रहा था वो एज ए हिंदू दे रहा था। इस बार उसने वोटिंग की है एज ए बिरादरी के नाम से, बैकवर्ड के नाम से, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन छीनने जा रहा है, उसके हक छीनने जा रहे हैं। इसीलिए ये बेचैन है कि किसी सूरत से हम एक बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर बना दें, जिससे कि हम ये 10 बाई इलेक्शंस के, क्योंकि ये 10 इलेक्शन जो हैं ये अभी नहीं करेंगे, ये महाराष्ट्र और सबके साथ जब असेंबली होंगे उसमें करेंगे ये। तो जब तक ये सेटिंग कर लेंगे यूपी के अंदर, तो ये इस वक्त सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, मैं ये फोर्सी करता हूँ कि ये सरकार 1 साल से ज़्यादा का टेन्योर नहीं चला पाएगी। किस सरकार की बात कर रहे हैं? इसलिए कि जिस दिन अलायंस को 250 सीटें मिल गई, ये दोनों ट्रेडर इधर ही आ जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेडर्स को अलायंस बड़ा पैकेज देगा। मोदी ने अभी तक उनको कोई पैकेज नहीं दिया है, बहुत छोटी पोस्टें दी हैं, अपने ही लोगों को वही पोस्टें दी हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे मंत्री वहाँ आ जाते तो इनके घपले ना आउट हो जाए, इसलिए जो उनका अपना मंत्री था उसको वही पोस्ट दी उन्होंने। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की एक सोच ये भी है कि वो जो तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, वो चाहते हैं कि इसी बीजेपी के साथ रहते हुए बिहार का चुनाव लड़े असेंबली का और नंबर 1 की पार्टी बनाए और बीजेपी से ज़्यादा सीटें लें और रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनको भी हैसियत बताए। ऐसा भी देखिए, नीतीश तो पहले दिन से यही चाह रहे हैं, क्योंकि नीतीश को ये पता है कि वो तो उनके रहमो करम पर हैं, और नीतीश को ये भी शायद डर है कि अगर नीतीश को एक्टिव रोल अभी अदा करेंगे तो ये सबसे पहले नीतीश के पार्टी के एमपीओ को तोड़ेंगे सबसे पहले। अब उनकी पार्टी में लल्लन सिंह ऐसा आदमी जो इतना कमिटेड सेकुलर आदमी, उसने कैसे ज़बान बदल ली, मंत्री संसद में उनके बयान है मोदी के खिलाफ एक से एक। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर सीट है वो नीतीश की है। इसीलिए नीतीश ये चाहते हैं कि हमारा असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकें।